हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक प्रक्रियाओं को यानी कि सामाजिकरण को। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसके पिछले वीडियो में हमने किशोरावस्था को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लें। इसके अलावा अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया है वो सारे वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और सभी वीडियो का पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और सबसे पहले समझते हैं सामाजिकरण क्या होता है। तो क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, तो इस वजह से जब बच्चा एक छोटा होता है यानी कि जन्म लेता है तो उसके बाद उसका सामाजिकरण करना आवश्यक होता है, क्योंकि उसको समाज में रहना है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको सामाजिक बनाया जाए ताकि वह समाज में रहने योग्य बने। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि कैसे एक बच्चा समाज से जुड़ करके अपनी समझ बनाता है। पहले वह घर में सीखता है, उसके बाद स्कूल जाता है तो शिक्षकों से सीखता है, फिर अपने दोस्तों से सीखता है। तो इस तरीके से वह सीखता है चीज़ों को, मतलब अपने आप को समाज के अनुरूप ढालता है, समाज में रहने के योग्य बनाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना ही है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यानी कि समाज में रहकर मनुष्य सीखता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग वह समाज में रहता है। तो ये तो हो गया सामाजिकरण। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं सामाजिकरण की विशेषताएं। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसके अलावा सामाजिकरण जो होता है ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से होता है। औपचारिक कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ को किसी ऐसे स्थान पर सीखते हैं जहाँ पर नियम से सिखाया जाता है, टाइम टू टाइम सिखाया जाता है, जैसे कि स्कूल हो गया, तो स्कूल में भी आपको सिखाया जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ वैल्यूज, कुछ नियम कानून सिखाए जाते हैं, तो वो भी सामाजिकरण होता है। तो वहाँ पर जब आप स्कूल जाते हैं तो बाकायदे टाइम से जाना होता है, ड्रेस में भी जाना होता है। तो जब आप इस तरीके से किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो औपचारिक सीखना होता है। और अनौपचारिक रूप से कहने का मतलब ऐसे है कि जब आप घर में सीखते हैं, आस पड़ोस कहीं भी आते जाते सीख लेते हैं, यानी कि जब आप ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को सीखने के लिए ही निकले हैं फिर भी आप सीख लेते हैं, तो वो होता है अनौपचारिक रूप से सीखना। और औपचारिक रूप से सीखने के का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ को सीखने ही जाते हैं। यानी कि सामाजिकरण जो है वो औपचारिक तरीके से भी होता है और अनौपचारिक तरीके से भी होता है। इसके अलावा सामाजिकरण हमें अनुशासित करता है, यानी कि अनुशासित करने से मतलब ऐसे है कि समाज में जब हम रहेंगे तो हमें अनुशासन में भी रहना होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी हरकतें करें, क्योंकि जो समाज के मानदंड हैं उसी के हिसाब से हमें रहना होता है। यानी कि सामाजिकरण हमें अनुशासित भी करता है। और सामाजिकरण पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हम पूरे जीवन ही सोशलाइज होते हैं, पूरे जीवन हमारा सामाजिकरण होता रहता है। इसके अलावा सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है, आनुवंशिकता से नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिकरण जो होता है ये वातावरण से प्रभावित होता है, यानी कि जो हमारा सामाजिकरण है वो वातावरण में होता है, ये आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सामाजिकरण है उसमें आनुवंशिकता का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आनुवंशिकता का प्रभाव हमारे शारीरिक गठन पर पड़ता है, जैसे कि लंबाई हो गई हमारी, या रंग रूप हो गया, आँखों का कलर हो गया, बालों का कलर, इन सभी चीज़ों को आनुवंशिकता प्रभावित करती है, ना कि सामाजिकरण को। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि सामाजिकरण को वातावरण प्रभावित करता है जबकि आनुवंशिकता नहीं प्रभावित करती। तो ये सारी चीज़ें होंगी सामाजिकरण की विशेषताएं। उसके आगे देख लेते हैं सामाजिकरण का महत्व क्या होता है। तो सामाजिकरण से व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके अलावा अधिकारों तथा कर्तव्यों का भी ज्ञान होता है, यानी कि हमारे अधिकार क्या हैं, और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग अधिकारों को तो याद रखते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो सामाजिकरण से अधिकार और कर्तव्य दोनों का ही ज्ञान होता है। संस्कृति का ज्ञान होता है। इसके अलावा नियमों का पालन, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और विभिन्न लोगों से संपर्क स्थापित करके भी हमारा सामाजिकरण होता है, यानी कि जब हमारा सामाजिकरण होगा तो हम काफ़ी लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे, और संपर्क स्थापित करने से भी कई सारी चीज़ें हम सीखते हैं। इसके अलावा सामाजिकरण से हमारे अंदर समायोजन की क्षमता भी विकसित होती है। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, सामाजिकरण के प्रकार।
तो मुख्यतः दो ही सामाजिकरण के प्रकार होते हैं, एक तो प्राथमिक सामाजिकरण और एक गौड़ सामाजिकरण। गौड़ का मतलब द्वितीयक सामाजिकरण भी होता है। तो सबसे पहले प्राथमिक सामाजिकरण को अगर हम समझें तो प्राथमिक सामाजिकरण यानी कि जहाँ से बच्चा शुरुआत से शुरू करता है, यानी कि उसका घर होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, तो जो कि उस मतलब जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग किसी भी बच्चे की सीखने की स्टार्टिंग उसके घर से ही होती है। तो घर, परिवार, रिश्तेदार, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा गौड़ सामाजिकरण की बात अगर करें तो घर से बाहर निकल करके जब बच्चा जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी सीखता है या स्कूल में जो कुछ भी सीखता है, तो स्कूल भी उसका गौड़ सामाजिकरण या द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण। उसके बाद कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि विकासात्मक सामाजिकरण, प्रत्याशात्मक सामाजिकरण और पुनः सामाजिकरण। सबसे पहले विकासात्मक सामाजिकरण की अगर बात करें तो ऐसा सामाजिकरण जिसके माध्यम से हम नई नई तकनीकों को, कौशलों को सीखते हैं, वो हमारा होता है विकासात्मक सामाजिकरण। क्योंकि जब हम नई नई तकनीकों, नई नई कौशलों को सीखते हैं तो उससे हमारा विकास होता है, तो वो हमारा विकासात्मक सामाजिकरण हो जाता है। और प्रत्याशात्मक सामाजिकरण कहने से मतलब है कि जब आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना सामाजिकरण करते हैं, कहने से मतलब ऐसे है कि यदि आप किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से या किसी ग्रुप से प्रभावित होते हैं तो आप उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसके हिसाब से आप अपने आप को सोशलाइज करते हैं। तो जब आप उनके गुणों को अपनाते हैं, वैसा ही रहने का प्रयास करते हैं, तो वो आपका होता है प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। और पुनः सामाजिकरण से मतलब है कि एक तरीके से दोबारा से सामाजिकरण। तो जब आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, यानी कि जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है वो कुछ भी काम वहाँ पर ना आए, यानी कि आपका फिर से सामाजिकरण होगा, उसे हम पुनः सामाजिकरण कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे है कि यदि आप आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ के अलग ही रूल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से आपको फिर से चीज़ें सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से रहना है, यहाँ के कैसे नियम हैं, तो वो हमारा होता है पुनः सामाजिकरण। तो आशा करती हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं सामाजिकरण के वाहक। तो परिवार, शिक्षा, धर्म, साथी समूह, आर्थिक स्थिति, वैधानिक प्रणाली, भाषा और मीडिया। तो परिवार के माध्यम से भी हमारा सामाजिकरण होता है, यानी कि परिवार भी सामाजिकरण का वाहक है। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से भी सामाजिकरण होता है। धर्म से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, और हमारी आर्थिक स्थिति से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा वैधानिक प्रणाली, यानी कि जो कुछ भी नियम कानून है उसके हिसाब से भी हमारा सामाजिकरण होता है। और भाषा के माध्यम से सामाजिकरण होता है। इसके अलावा मीडिया के माध्यम से भी सामाजिकरण होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सामाजिकरण के वाहक। अब आगे देख लेते हैं सामाजिकरण में अध्यापक का महत्व क्या होना चाहिए, यानी कि क्या महत्व होता है। तो अध्यापक को बच्चों के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। कहने से मतलब ऐसे है क्योंकि बच्चे बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं, तो एक अध्यापक को बच्चों के समक्ष ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए जो कि बच्चे उनका अनुकरण करके सीखें, यानी कि अच्छे आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए जो समाज के लिए हितकर हों और बच्चों को सामाजिक बनाएं। और इसके अलावा अध्यापक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें ईमानदारी, न्यायप्रियता, नियमबद्धता, सत्यता आदि गुणों का परिचय मिलता हो। क्योंकि जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है, पहले अपने घर में सीखता है, उसके बाद जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर शिक्षकों का अनुकरण करता है। तो इस वजह से एक शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे कैसा व्यवहार करना है, ताकि जो बच्चे कुछ सीखेंगे तो उससे सीखेंगे, यानी कि ऐसे व्यवहार एक शिक्षक करे ताकि बच्चा कुछ अच्छा ही सीख सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि अध्यापक को ध्यान रखना है। अध्यापक का भी महत्व होता है सामाजिकरण में। अब आगे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो अभी हमने बताया कि जो परिवार होता है वो हमारा द्वितीयक कारक नहीं होता, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्कूल भी लिखा है बट परिवार भी लिखा है, तो परिवार क्योंकि प्राथमिक कारक होता है, इस वजह से ये ऑप्शन कट हो जाएगा। यहाँ पर भी परिवार है तो ये भी ऑप्शन कट, परिवार ये भी, यानी कि स्कूल और पड़ोसी ये हमारा द्वितीयक कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिकरण को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अच्छी कहानियाँ सुनाकर
या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो अभी अभी हमने बताया कि एक शिक्षक का क्या महत्व होता है सामाजिकरण में, यानी कि वह खुद को ही आदर्श रूप में जब प्रस्तुत करेगा तभी बच्चे अनुकरण करेंगे और तभी वो सामाजिक बनेंगे। यानी कि जब बच्चे सामने चीज़ों को देखते हैं तब वह ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर, यानी कि आदर्श रूप से व्यवहार करके। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सामाजिकरण होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से होता है, और जो परिवार में हम सीखते हैं वो सीखते हैं अनौपचारिक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर हमें किसी भी नियम कानून से नहीं सिखाया जाता, वहाँ पर हम सीखते रहते हैं बड़ों का अपने अनुकरण करके। तो यानी कि जो परिवार एक साधन है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास है एक आयामी, एक दिशीय, परिवर्तनीय, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित। तो जो विकास होता है ये एक आयामी नहीं होता है, एक दिशीय भी नहीं होता है, और पूरी तरीके से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित भी नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। जबकि विकास जो होता है ये परिवर्तनीय होता है, यानी कि विकास के माध्यम से परिवर्तन लाए जाते हैं, तो विकास परिवर्तनीय होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या फिर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो हमें अपने ही सिर्फ सामाजिक मानदंड नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमें समाज के हिसाब से चलना होता है। तो सिर्फ अपने सामाजिक मानदंड नहीं बनाएंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। और बड़ों का सम्मान करना, यानी कि बड़ों का सम्मान करना ही सामाजिकरण नहीं है, तो ये भी गलत है। और सामाजिक मानदंडों का हमें सदैव अनुपालन भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ सामाजिक मानदंड ऐसे भी होते हैं जो रूढ़िबद्धता से घिरे हुए होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से रूढ़ी पर आधारित होते हैं, तो हमें उन्हें नहीं भी मानना है। यानी कि हमें पूरी तरीके से सामाजिक मानदंडों का अनुपालन भी नहीं करना है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्णता आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षिक सफलता या फिर शिक्षा में रुचि। तो हमने बताया था, अभी भी बताया कि आनुवंशिकी द्वारा जो पूरी तरीके से निर्धारित होता है वो होता है आँखों का रंग। यानी कि जो मित्रों का चयन है तो ये एनवायरनमेंट द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि आप अपने मित्र का चयन खुद करते हैं, ये आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित नहीं होता। शैक्षिक सफलता, ये भी जब आप सीखते हैं उसके बाद फिर शैक्षिक सफलता का निर्धारण होता है। शिक्षा में रुचि, ये अब बाद में ही, मतलब आपकी किस चीज़ में रुचि है किस में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वातावरण से प्रभावित होती हैं, ना कि आनुवंशिकता से, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त तकनीक नहीं है जिसका उपयोग शिक्षक बच्चे के सामाजिकरण के लिए करते हैं? लोकतांत्रिक अनुशासन, ज़रूरत से अधिक सुरक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण, पहचान। तो यहाँ पर कौन सा एक उपयुक्त नहीं है, यानी कि नहीं वाला पूछा गया है। तो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से अधिक शिक्षा जो है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से अधिक कोई भी चीज़ हो वो हानिकारक ही होती है, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला है, सबसे अधिक गहन तथा जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे अधिक गहन और जटिल जो सामाजिकरण होता है वो होता है किशोरावस्था में, और जो हमने किशोरावस्था को पढ़ाया था उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई थी। अगला है, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो यदि बच्चा घर से निकल कर के बाहर सीखने जा रहा है तो उसे हम द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलग से, भीड़ से, संपर्क से या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो कभी भी अलग से सामाजिकरण नहीं होगा, यानी कि जब आप अलग रहेंगे तो सामाजिकता आप में नहीं आएगी। इसके अलावा भीड़ से भी आप कुछ नहीं सीखते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री से
ये भी सही नहीं है। यानी कि जो हमारा सामाजिकरण होता है वो संपर्क से होता है। जब आप किसी के साथ संपर्क में आते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तभी हमारा सामाजिकरण होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जब हमने कोहल वर्ग का सिद्धांत पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो इन्होंने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने 3 स्तर दिए हुए हैं और तीनों स्तर की 2-2 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर तीसरी अवस्था को पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखना है, स्तर और अवस्था में अंतर अच्छे से कर लेना है। यानी कि तीसरी अवस्था को पूछा गया है, कहने का मतलब ऐसे है कि जो इनका दूसरा स्तर है उसकी जो पहली अवस्था होगी वही इनके नैतिक विकास की तीसरी अवस्था रहेगी। तो जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। यानी कि ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य है प्राथमिक लक्ष्य, परोपकारिता, स्वाभाविक या फिर आक्रामकता की ज़रूरत? तो सामाजिक मूल्यों की अगर बात करें, यानी कि जब हम सामाजिक होते हैं तो हमारा ये कर्तव्य होता है, मतलब सामाजिक होने का मतलब यही है ना कि सहयोग की भावना विकसित करना, दूसरों का भी परोपकार करना। तो यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2nd नंबर परोपकारिता, ये सामाजिक मूल्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्यात्मक, प्रतिदर्शक, अग्रिम संगठन, स्कीमा या फिर संवेदी मुद्रक? तो कौन सा संप्रत्यय सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो ये होता है स्कीमा के अंतर्गत। यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में नहीं आता? बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो यहाँ पर क्योंकि बाल विकास की यानी कि बच्चों के विकास की बात हो रही है तो बच्चों के विकास के अंतर्गत किशोरावस्था तक को ही रखा गया है। तो इसमें प्रसव पूर्व, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ये तीनों ही अवस्थाएं आएंगी। जबकि जो प्रौढ़ावस्था है ये बाल विकास के अंतर्गत नहीं आता बल्कि ये मानव विकास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? यानी कि जो रश्मि है वह अध्यापिका है और वह विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रख करके विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है। यानी कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा वह बच्चों को सिखा रही है। तो ऐसा करने के लिए वह समूह बनाती है, यानी कि बच्चों को समूहों में समूह बना करके सिखाती है। तो इस चीज़ का समर्थन कौन करता है? सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर B.F. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत, लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत? तो क्योंकि वह समूहों को बना रही है तो समूहों को बनाना यानी कि एक तरीके से सामाजिक भावना को स्थापित कर रही है। तो सामाजिक की बात करी है लेव वाइगोस्की ने। यानी कि ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, मानसिक क्षमता और उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही चीज़ें हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? तो ये जो शब्द है पाठ, ये शब्द दिया है वाइगोस्की ने और इसका मतलब होता है कि सहायता प्रदान करवाना बच्चों को। तो अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, इशारे एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण या फिर रटना। तो पाठ का उदाहरण नहीं है, यानी कि किसी तरीके से सहायता का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा रटना सही हो जाएगा, क्योंकि यदि अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन किया जा रहा है तो एक तरीके से उसे सीखने के लिए ही कौशलों का प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि सहायता ही दी जा रही ताकि बच्चा अनुकरण करके सीखे। इशारे और संकेत देना ये भी एक तरीके की सहायता ही है। और सहपाठियों संग यदि साझा शिक्षण करवाया जाता है तो वहाँ पर भी उन्हें कुछ न कुछ हेल्प मिलती है।
तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो 4 नंबर यानी कि रटना, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करी जा रही बच्चों को। अगला है सामाजिकरण में बाधा किस कारण से आती है? धर्म, समानता, राजनीति या फिर पूर्व धारणा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा 4 नंबर यानी कि पूर्व धारणा। मतलब कि जो हमारे अंदर धारणाएं होती हैं, रूढ़िवादिताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, उन्हीं के कारण से ही सामाजिकरण प्रभावित होता है और पूर्व धारणाओं के कारण ही धर्म, समानता, राजनीति आदि चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। तो जो हमारा मेन कारण है वो यही है कि पूर्व धारणा, यानी कि हम यदि अपनी धारणाओं को सुधार लें तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और हमारा जो समाज है वो भी अच्छा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो 4 नंबर ही सही होगा। सहकर्मी समूह के एजेंट हैं द्वितीयक सामाजिकरण, प्रत्याशात्मक सामाजिकरण, प्राथमिक सामाजिकरण या फिर विकासात्मक सामाजिकरण। तो यहाँ पर सहकर्मी समूह यानी कि जो बच्चों के दोस्त वगैरह होते हैं तो वो किस तरीके के एजेंट कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे द्वितीयक सामाजिकरण, क्योंकि जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है वहाँ पर घर परिवार के लोग सम्मिलित रहते हैं और जो दोस्त वगैरह होते हैं वो घर से बाहर के लोग होते हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।